नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनिवार्य संस्कृत की पहली क्लास में। आज से हम साथियों अनिवार्य संस्कृत पर चर्चा करेंगे और टीजीटी के पहले ही ये समाप्त हो जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार का प्रश्न आपकी पकड़ से बाहर न हो। और सर्वप्रथम मैं आप सभी को आभार प्रकट करता हूँ हमारे 1K सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए। बस यूं ही सहयोग बनाए रखिए और आप सभी को निःशुल्क ये सब चीज़ें मिलती रहेंगी, उसमें कोई चिंता नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो विषय सूची देखते हैं। बाणभट्ट हैं, फिर श्रीहर्ष, भास, कालिदास, भवभूति, भारवी, महाकवि माघ, आचार्य दंडी, मम्मट, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य राजशेखर, आचार्य जयदेव, उपसर्ग और उसके भेद, अव्यय व उसके भेद, प्रत्यय व उसके भेद, संधि व उसके भेद, समास व उसके भेद, विभक्ति परिचय एवं अनुवाद, धातु रूप, शब्द रूप, संस्कृत की संख्याएं काफ़ी पूछी जाती हैं। संस्कृत सूक्तियाँ, प्रैक्टिस पेपर, ध्यान रहे प्रैक्टिस पेपर में 124 से 142 तक तो ये है ही हैं, लगभग 500 प्रश्न एक साथ दिए गए हैं। लेकिन ये जो बीच में हम टॉपिक पढ़ेंगे, हर टॉपिक के बाद उनसे संबंधित प्रश्न बनाए गए हैं, ताकि कोई भी चीज़ें बाहर न जाएं। इनमें से कुछ चीज़ें क्रिएट की गई हैं और कुछ चीज़ें जो है आई हुई हैं। तो आज हम बाणभट्ट पर चर्चा करेंगे। यहीं से मैटर शुरू होता है और उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। जैसा भी हो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, कोई कमी हो तो वो भी आप बताइए। टेलीग्राम ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य किया करें। कोई भी समस्या हो तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। शुरू करते हैं बाणभट्ट के बारे में। श्रीहर्ष ने बाणभट्ट को वैश्यवाणी कवि चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित किया। देखिए, अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ी समस्या होगी, तो अन्यथा मत लीजिएगा। श्रीहर्ष कौन है? बाणभट्ट के आश्रयदाता हैं। श्रीहर्ष बाणभट्ट के आश्रयदाता हैं और उन्होंने बाणभट्ट को वैश्यवाणी कवि चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित किया। इन्हें तुरंगबाण की भी उपाधि प्राप्त हुई। तो कितनी उपाधियां मिली? वैश्यवाणी कवि चक्रवर्ती की उपाधि और तुरंगबाण की उपाधि किसको मिली? बाणभट्ट को। समय क्या है इनका? 7वीं शताब्दी। 7वीं शताब्दी का मतलब क्या है? 600 सन पूरे हो गए हैं और 700 नहीं आया है, लेकिन 600 प्लस है। तो 606 में जन्म हुआ है और 648 में मृत्यु हुई है। तो 7वीं शताब्दी स्टार्ट हो गई है और ये 7वीं शताब्दी के अंतर्गत आ गया। 606 ईस्वी से 648 ईस्वी। केवल यही पूछा जा सकता है, जन्म वर्ष नहीं पूछा जाएगा। निवासी कहाँ के हैं? प्रीतिकूट के हैं। निवासी बाणभट्ट कहाँ के निवासी हैं? प्रीतिकूट के हैं। बिहार राज्य में जनपद औरंगाबाद। बिहार राज्य में जनपद औरंगाबाद। वर्तमान गांव जो है, पहले प्रीतिकूट था, आज उसका नाम पीरू हो गया है। प्रीतिकूट का वर्तमान नाम क्या हो गया है? पीरू हो गया है। पूछा जा सकता है बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? तो बिहार जनपद के वर्तमान जो है औरंगाबाद में पीरू गांव के निवासी थे और तत्कालीन नाम कौन सा था? प्रीतिकूट था। बाणभट्ट के पिता कौन थे? चित्रभानु और माता राज्य देवी। माता पिता के नाम पूछे जाते हैं। 3 से 4 बार आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। बाणभट्ट के पिता का नाम क्या था? चित्रभानु और माता राज्य देवी थे। बाणभट्ट के 2 भाई थे, एक का नाम चित्रसेन और दूसरे का नाम मित्रसेन था। बाण के 2 भाई चित्रसेन व मित्रसेन थे। बाणभट्ट के पुत्रों की बात है, पुत्र की बात आए तो भूषण भुट्ट
भूषण भट्ट, पुलिन भट्ट या पुलिंद? भूषण भट्ट, पुलिन भट्ट या पुलिंद के नाम से जाना जाता है। गुरु कौन है? भर्सु, भत्सु, भर्स या भरवु? गुरु का नाम क्या है? भत्स, भत्स या भरवु? एक ही नाम है, कई नामों से लोग जाने जाते हैं, वैसा ही है। आश्रयदाता हर्षवर्धन, जिन्होंने इनको वैश्यवाणी कवि चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित किया था। बाण की रचनाओं की बात आती है। बाण की रचनाएं, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित और कादंबरी ही प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। ध्यान रहे, प्रामाणिक ग्रंथ पूछे जाएं तो केवल हर्षचरित और कादंबरी ही इनके प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। कादंबरी, बाणभट्ट ने इसे अद्वितीय कथा कहा है। कादंबरी को बाणभट्ट ने अद्वितीय कथा कहा है। हर्षचरित, हर्षचरित इसमें 8 उच्छ्वास हैं। अध्यायों के नाम क्या रखे गए हैं? जैसे पृथ्वीराज रासों में आपको कई बार बताया गया 69 समय है, तो अध्यायों के नाम क्या रखे गए? समय रखा गया, कहीं सर्ग रखा गया, कहीं यहाँ उच्छ्वास रखे गए। तो हर्षचरित इसमें 8 उच्छ्वास हैं। यह बाणभट्ट की प्रथम रचना है। बाणभट्ट की प्रथम रचना है कौन सी? हर्षचरित। चंडी शतक, इसमें 102 श्लोक हैं। चंडी शतक में 102 श्लोक हैं। अगली रचना है पार्वती परिणय। पार्वती जी के विवाह से संबंधित बात कही गई है। परिणय का अर्थ है विवाह। किसका? पार्वती जी का। मुकुट ताड़ित, यह नाटक विधा की रचना है। मुकुट ताड़ित। पद्य कादंबरी, शारदा चंद्रिका, शिव स्तुति, सर्वचरित्र नाटक। तो ये सभी रचनाएं हैं बाणभट्ट की। केवल 2 ही रचनाएं प्रामाणिक हैं। कौन कौन सी? हर्षचरित और कादंबरी। कादंबरी बाणभट्ट ने इसे अद्वितीय कथा कहा है। हर्षचरित में जो है 8 उच्छ्वास हैं। हर्षचरित बाणभट्ट की प्रथम रचना है। अपने राजा के नाम पर लिखा है, उन्हीं के आश्रय में लिखा है, तो उन्हीं से संबंधित कुछ कथा होगी। चंडी शतक 102 श्लोक हैं। और फिर पार्वती परिणय, मुकुट ताड़ित, ये नाटक विधा की रचना है। पूछा जा सकता है कि इनकी बाणभट्ट की नाटक विधा की रचना कौन सी है? तो मुकुट ताड़ित है। फिर पद्य कादंबरी, शारदा चंद्रिका, शिव स्तुति, उसके बाद सर्वचरित्र नाटक। तो इतना उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हर्षचरित की संक्षिप्त कथा क्या है? हर्षचरित जो इनकी प्रामाणिक रचनाएं हैं, प्रामाणिक ग्रंथ हैं, तो उसकी कथा संक्षिप्त रूप में पूछी जाती है और उतना आपको जानकारी होना चाहिए। तो देखते हैं क्या है। यह महाकवि बाण की प्रथम रचना है। यह महाकवि बाण की प्रथम रचना है। ऐतिहासिक वृत्त पर आश्रित होने से, ऐतिहासिक वृत्त पर आश्रित होने से यह गद्य काव्य का भेद आख्यायिका है। गद्य काव्य के कितने भेद हैं? आख्यायिका शैली, महाकाव्य और खंड काव्य, 3 हैं। तो जिनमें से ये आख्यायिका शैली है, इसका मतलब है छोटी कहानी। इसमें 8 उच्छ्वास हैं। यह अच्छ्वास है नहीं, उच्छ्वास है। थोड़ा थोड़ा मिसप्रिंट है, काफ़ी सही करवाने के बावजूद जो है कुछ गलतियां हैं, तो उसे मैं यहाँ सही करता चलूँगा। प्रथम 2 उच्छ्वासों में हर्ष ने अपने वंश का वर्णन किया है। प्रथम 2 उच्छ्वासों में हर्ष ने अपने वंश का वर्णन किया है। देखिए काफ़ी स्लो है और कोशिश करिए कि साथ में लिख लीजिए। यदि आप लिखेंगे तो आपको एक चीज़ रहेगा कि कंठस्थ हो जाएगा और पढ़ने में अच्छा लगेगा। यह महाकवि बाण की प्रथम रचना है।
ऐतिहासिक प्रत्य पर आश्रित होने से यह गद्य काव्य का भेद आख्यायिका है। इसमें 8 उच्छ्वास हैं। प्रथम 2 उच्छ्वासों में हर्ष ने अपने वंश का वर्णन किया है। ध्यान रहे, हर्ष ने अपने वंश का वर्णन किया है। पूछा जाता है कि हर्ष ने अपने वंश का वर्णन कहाँ पर किया है, तो हर्षचरित के प्रथम 2 उच्छ्वासों में किया है। आगे के 6 उच्छ्वासों में हर्ष के पूर्वजों का वर्णन करते हुए हर्ष के जन्म से लेकर राज्यश्री के मिलने तक का वर्णन है। 2 में क्या हुआ है, हर्ष ने अपने वंश का वर्णन किया है। आगे के जो 6 उच्छ्वास हैं हर्ष के पूर्वजों का वर्णन करते हुए हर्ष के जन्म से लेकर राज्यश्री के मिलने तक का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं, उच्छ्वासों पर चर्चा की गई है। प्रत्येक उच्छ्वास महत्वपूर्ण है और देखते हैं 1 और 2 में क्या है। तो जैसा कि पहले ही बताया गया है कि हर्ष के बारे में है। प्रथम 2 उच्छ्वासों का सारांश बाण के जीवन वृत्त में दिया गया है। प्रथम 2 उच्छ्वासों का सारांश बाण के जीवन वृत्त में दिया गया है। वंश प्रवर्तक वत्स से लेकर बाण के जन्म, वंश प्रवर्तक वत्स से लेकर बाण के जन्म तथा सम्राट हर्ष से उसके परिचय और राज सम्मान का वर्णन है। उच्छ्वास तीसरा, उच्छ्वास 3, इसमें हर्षचरित की वास्तविक कथा आरंभ होती है। इसमें हर्षचरित की वास्तविक कथा आरंभ होती है। ये सब आपने अगर इंटर सिंगल सब्जेक्ट संस्कृत से किया होगा तो बिल्कुल पढ़ा होगा, अन्यथा जो लोग बीए संस्कृत से करते हैं वो भी पढ़े होंगे। थोड़ी थाड़ी कहानी आप लोग कहानियों के रूप में भी सुनी होगी। हर्ष के पूर्वज राजा पुष्पभूति का वर्णन है। इसमें उच्छ्वास 3 में क्या है, हर्षचरित की वास्तविक कथा आरंभ होती है। हर्ष के पूर्वज, अगले 6 उच्छ्वासों में जैसा कि बताया गया कि हर्ष के पूर्वजों का वर्णन है, तो हर्ष के पूर्वज राजा पुष्पभूति का वर्णन है। इसमें पुष्पभूति और शैवयोगी भैरवाचार्य का सुंदर चित्रण है। इसमें पुष्पभूति और शैवयोगी भैरवाचार्य का सुंदर चित्रण है। उच्छ्वास 4, उच्छ्वास 4 में क्या है, पुष्पभूति के वंशज राजाओं, पुष्पभूति के वंशज राजाओं का केवल अस्पष्ट संकेत है। तदनंतर महाराज प्रभाकर वर्धन के शौर्य का वर्णन है। उनकी पत्नी रानी यशोवती थी। किसकी पत्नी रानी यशोवती थी? प्रभाकर वर्धन की। उनके 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, उनके 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा 1 पुत्री राजश्री हुई। राजश्री का मौखरी वंशज राजा ग्रहवर्मा से विवाह। राजश्री का मौखरी वंशज राजा ग्रहवर्मा से विवाह हुआ। उच्छ्वास 5 देखते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ग्रहवर्मा कौन है? हर्षवर्धन के, हर्षवर्धन राजश्री का भाई है और राज्यवर्धन भाई है। हर्षवर्धन का राज्यवर्धन भाई है और राजश्री बहन है। इनके बहनोई कौन है? ग्रहवर्मा। पिता कौन है? प्रभाकर वर्धन। उच्छ्वास 5वां है। इसमें हूणों के वधार्थे राज्यवर्धन का प्रस्थान। इसमें हूणों के वधार्थे, हूणों का वध करने के लिए राज्यवर्धन यानी हर्षवर्धन के भाई का प्रस्थान। हर्ष का उसके साथ कुछ दूर जाना और मृगया खेलना। हर्षवर्धन साथ में गए राज्यवर्धन के, लेकिन कुछ दूर गए और शिकार खेलने लगे। इसी समय पिता की रुग्णता की सूचना मिलना। इसी समय पिता की रुग्णता की, पिता इनके जो प्रभाकर वर्धन थे रुग्ण हो गए यानी बीमार हो गए, जिसकी सूचना मिली। हर्ष का लौट कर आना,
माता यशोवती का पति की मृत्यु के पूर्व ही सती होने का संकल्प। माता यशोवती सती प्रथा का प्रकोप देखिए कि पति की मृत्यु के पहले ही सती हो गई, संकल्प लिया था। हर्ष की प्रार्थना को अस्वीकार कर यशोवती सती हो गई। प्रभाकर वर्धन का स्वर्गवास तथा हर्ष का विलाप वर्णित है। काफ़ी हृदय विदारक उच्छ्वास है ये। हूणों के वधार्थे राजवर्धन का प्रस्थान, हर्ष का उसके साथ कुछ दूर जाना और मृगया खेलना यानी शिकार खेलना। इसी समय पिता की बीमारी की सूचना प्राप्त हुई। हर्ष लौट कर आए और माता यशोवती का पति की मृत्यु के पूर्व ही सती होने का संकल्प कभी लिया रहा होगा। तो हर्ष ने प्रार्थना की कि सती न हो, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया और सती हो गई। तत्पश्चात प्रभाकर वर्धन यानी हर्षवर्धन के पिता का स्वर्गवास हो गया और हर्ष का विलाप इसमें वर्णित है। पांचवा उच्छ्वास समाप्त होता है। छठवां आता है, इसमें हूण विजय कर राज्यवर्धन का लौटना। हूण विजय हो गई, हूणों पर विजय प्राप्त कर लिया और राज्यवर्धन वापस आ गए। पितृ शोक से विह्वल हो गए। अब पिता की मृत्यु पर तो हर्षवर्धन थे, राज्यवर्धन थे नहीं। पितृशोक से ये विह्वल हो गए। राज्यभार हर्ष पर डालना, राज्यभार हर्ष पर आया। मालव नरेश द्वारा ग्रहवर्मा की हत्या, मालव नरेश द्वारा ग्रहवर्मा की हत्या हो गई। ग्रहवर्मा कौन है? राजश्री के पति हैं, इनके बहनोई हैं हर्षवर्धन के। राजश्री को बंदी बना लिया गया। राज्यवर्धन का मालवा नरेश के वधार्थ भंडी के साथ सेना सहित प्रस्थान। अब बहन को कोई बंदी बना लेगा तो भाई तो जाएगा ही, तो मालवा नरेश के वध के लिए भंडी के साथ सेना सहित इन्होंने प्रस्थान किया। उसके बाद मालव राजा को हराया। लौटते समय गोंड राजा शशांक द्वारा छल पूर्वक राज्यवर्धन की हत्या तथा गौड़ नरेश पर आक्रमण का निर्णय वर्णित है। छल पूर्वक जो है शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी और गौड़ नरेश पर आक्रमण का निर्णय वर्णित है। छठवां उच्छ्वास समाप्त हुआ। सातवां उच्छ्वास आता है, इसमें हर्ष की सेना का प्रस्थान होता है। सातवां उच्छ्वास हर्ष की सेना का प्रस्थान प्राग ज्योतिष। प्राग ज्योतिष क्या है? वर्तमान जो असम है, आसाम, उसे तब प्राग ज्योतिष के नाम से जाना जाता रहा होगा, के राजा द्वारा एक दिव्य छत्र हर्ष को भेंट किया जाना। आसाम के राजा द्वारा एक दिव्य छत्र हर्षवर्धन को भेंट किया जाना। भंडी का आगमन और राज्यवर्धन की हत्या का विवरण देना। भंडी का आगमन और राज्यवर्धन की हत्या का विवरण दिया। किसने? भंडी ने। भंडी के साथ ही तो वो गए थे। अब होता क्या है? राज्यश्री के सपरिवार विंध्यवन में चले जाने की सूचना देना। राज्यश्री हर्षवर्धन की बहन है, सपरिवार कहाँ चली गई हैं? विंध्यवन में चली गई हैं और उसकी सूचना हर्षवर्धन को भंडी ने दिया। राज्यश्री को ढूंढने के लिए हर्ष का प्रस्थान। हर्ष स्वयं जाते हैं अपनी बहन को ढूंढने। तत्पश्चात गौड़ नरेश पर आक्रमण के लिए भंडी को आदेश देना वर्णित है। गौड़ नरेश पर आक्रमण के लिए भंडी को हर्षवर्धन के द्वारा आदेश दिया गया। आठवां और अंतिम उच्छ्वास है, इसमें हर्ष का विंध्यवन में जाना। हर्ष क्या हुए? अपनी बहन को ढूंढने विंध्यवन में गए। ग्रहवर्मा के बाल मित्र बौद्ध मुनि, ग्रहवर्मा के बाल मित्र बौद्ध मुनि दिवाकर मित्र के आश्रम में पहुंचना। एक भिक्षुक द्वारा राज्यश्री के सपरिवार सती होने की तैयारी की सूचना पाना। क्या होता है? हर्ष विंध्यवन में जाते हैं। ग्रहवर्मा के बाल मित्र बौद्ध मुनि दिवाकर मित्र के आश्रम में पहुंचते हैं। एक भिक्षुक द्वारा राज्यश्री के सपरिवार सती होने की तैयारी की सूचना पाना, यानी अभी राज्यश्री सपरिवार सती नहीं हुई है, उसकी तैयारी चल रही है।
सूचना पाते ही हर्ष दौड़ कर जाते हैं और राजश्री को सती होने से बचा लेते हैं। दिवाकर मित्र का राजश्री को सांत्वनाप्रद उपदेश। दिवाकर मित्र कौन है? बौद्ध मुनि है और इनके पति के मित्र हैं, ग्रहवर्मा के बाल मित्र हैं, बचपन के दोस्त हैं। उन्होंने क्या किया? सांत्वनाप्रद उपदेश दिया और हर्ष का राजश्री के साथ लौटकर आना वर्णित है। हर्ष का राजश्री के साथ लौटकर आना वर्णित है। यहीं पर कथा समाप्त होती है और इसी तरह से इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो गई। अंततः हम लोग क्या चाहते हैं? जीवन में खुशी खुशी चीज़ें समाप्त हो जाएं। और यहाँ पर तो हर्ष अपनी बहन को सती होने से भी बचा लिए और लेके अपने साथ अपने राज्य लौट गए। अब अगली रचना आती है कादम्बरी। बाणभट्ट की प्रौढ़ व अंतिम कृति है। कादम्बरी बाणभट्ट की कैसी? प्रौढ़ है, अंतिम कृति है। धीरे धीरे जैसे प्रेमचंद क्या था, शुरू में लिखना शुरू किए, आदर्शवादी रहे, फिर उसके बाद यथार्थ थोड़ा थोड़ा आया और चरम यथार्थवाद कहाँ पर आ गया? गोदान में आ गया या कफन में आ गया। उसी प्रकार प्रौढ़ता कहाँ पर आ गई? अंतिम कहानी में आ गई। यह उनकी ही नहीं, समस्त संस्कृत साहित्य की अनूठी गद्य रचना है। यह उनकी ही नहीं, समस्त संस्कृत साहित्य में कादम्बरी जो है, अब तक की मतलब संस्कृत साहित्य में जितनी रचनाएं लिखी गई हैं सबसे अनूठी है। ऐसा किसी ने लिख ही नहीं पाया। कादम्बरी की कथा एक जन्म से संबद्ध न होकर चंद्रापीड़ और वैशंपायन के 3 जन्मों की कथा है। सिंगल सब्जेक्ट वाले बिल्कुल पढ़े होंगे, खूब पूछा जाता है। और इंटर में जो बच्चे हैं उनसे पूछिए कितना कन्फ्यूजन होता है। चंद्रापीड़, चंद्रमा, वैशंपायन। कादम्बरी के 2 भाग, पूर्व भाग। चंद्रापीड़ और वैशंपायन के 3 जन्मों की कथा है। ध्यान रहे, कादम्बरी की कथा एक जन्म से संबंधित नहीं है। यहाँ एक जन्म तो संवारा नहीं जाता, 3 जन्मों की कहानी लिखी गई है। तो कादम्बरी के 2 भाग, पूर्व भाग। कादम्बरी के 2 भाग, पूर्व भाग, जो कि बाणभट्ट द्वारा रचित हैं। 2 भाग किसने लिखे? बाणभट्ट ने लिखे। उत्तर भाग उनके पुत्र भूषण भट्ट, जिन्हें पुलिन भट्ट के नाम से भी जानते हैं, द्वारा रचित है। उत्तर भाग भूषण भट्ट यानी पुलिन भट्ट द्वारा रचित है। इसे विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इसे विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है। ध्यान रहे, विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है। 3 जन्मों का विवरण जानने के लिए यह सारणी उपयुक्त है। आइए देखते हैं कौन क्या था। तो चंद्रापीड़ और वैशंपायन की कथा है। चंद्रापीड़, वैशंपायन। पत्रलेखा कौन है? पत्रलेखा जो है दासी थी। आगे पढ़ेंगे तो बिल्कुल जान जाएंगे। इंद्रायुध घोड़ा था। इंद्रायुध घोड़ा था और एक चांडाल कन्या थी। प्रथम जन्म, द्वितीय जन्म, तृतीय जन्म, 3 जन्म की कहानी है। 3 जन्म में क्या क्या नाम थे? चंद्रापीड़ पहले जन्म में क्या था? चंद्रमा था। दूसरे जन्म में चंद्रापीड़। तीसरे जन्म में शूद्रक। वैशंपायन कौन था? तोता था। पहले जन्म में पुंडरीक, फिर वैशंपायन, फिर शुक। पत्रलेखा पहले जन्म में रोहिणी, दूसरे जन्म में पत्रलेखा। इंद्रायुध जो घोड़ा था, कपिंजल, फिर इंद्रायुध, फिर कपिंजल। चांडाल कन्या पहले जन्म में लक्ष्मी, बीच में कोई वो नहीं, अंत में चांडाल कन्या। कथा देखते हैं, कहानी क्या है, मजा आएगी। कहानी है तो हम लोग बचपन से सुन रहे हैं। थोड़ा छोटा है, मैनेज कर लीजिएगा, और अगर क्वालिटी बेहतर कर लेंगे तो आपको बेहतर दिखाई देगा।
पुंडरीक के शाप के कारण चंद्रमा ही चंद्रापीड के रूप में जन्म लेता है। पुंडरीक के शाप के कारण ही चंद्रमा ही चंद्रापीड के रूप में जन्म लेता है। वही दूसरे जन्म में राजा शूद्रक है। दूसरे जन्म में क्या है? चंद्रापीड। चंद्रमा पहले क्या था? पहले चंद्रमा था, फिर चंद्रापीड के रूप में जन्म लेता है। फिर उसके बाद तीसरे जन्म में क्या है? राजा शूद्रक है। चंद्रमा के शाप के कारण पुंडरीक मंत्री सुकनास का पुत्र वैशंपायन होता है और वहीं महाश्वेता के शाप से सुक तोता होता है। महाश्वेता के शाप से तोता होता है। रोहिणी तारा ही चंद्रमा का साथ बनाए रखने के लिए रोहिणी तारा ही चंद्रमा का साथ बनाए रखने के लिए कुलूत राजा की पुत्री पत्रलेखा होकर चंद्रापीड के साथ रहती है। पुंडरीक का मित्र कपिंजल ही ऋषि शाप के कारण इंद्रायुध नामक घोड़े के रूप में जन्म लेता है और चंद्रापीड के पास रहता है। पुंडरीक का मित्र कपिंजल ही ऋषि शाप के कारण इंद्रायुध नामक घोड़े के रूप में जन्म लेता है और चंद्रापीड के पास रहता है। चांडाल कन्या वस्तुतः पूर्व जन्म की लक्ष्मी है और वह पुंडरीक की माँ है। किसकी माँ है? पुंडरीक की। कौन? लक्ष्मी। पुत्र को कामावेश रूपी पतन से बचाने के लिए बहू चांडाल कन्या बनती है। पुत्र को कामावेश रूपी पतन से बचाने के लिए बहू चांडाल कन्या बनती है और सुख रूपधारी पुंडरीक को अपने नियंत्रण में रखती है। मूल कथा क्या है? देखिए, एक बार में समझ में नहीं आएगी। 3 जन्मों की कहानी है और समेट कर अगर लिखा जाए समासिक रूप में तो कितना भी समासिक करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगी। तो कथा मुख मतलब क्या है कि कथा यहीं से स्टार्ट होती है। विदिशा के राजा शूद्रक के दरबार में आकर एक चांडाल कन्या ने एक अत्यंत मेधावी और मनुष्य की वाणी में बोलने वाला सुख राजा को समर्पित किया। किसने? विदिशा के राजा शूद्रक के दरबार में आकर एक चांडाल कन्या ने एक अत्यंत मेधावी और मनुष्य की आवाज़ में वाणी में बोलने वाला सुक यानी तोता राजा को समर्पित किया। किसने किया? चांडाल कन्या ने। राजा के पूछने पर तोते ने बताया कि उसकी माता मर गई है और पिता को शिकारियों ने पकड़ लिया है। तोते ने क्या बताया? कि उसकी माता मर गई है और पिता को शिकारियों ने पकड़ लिया है। मुझे जाबाली ऋषि के शिष्य पकड़कर आश्रम में ले गए। मुझे जाबाली ऋषि के शिष्य आश्रम में पकड़ कर ले गए। इसके बाद जाबाली ऋषि ने तोते का पूर्व जन्म का विस्तृत वर्णन इस प्रकार किया। किसने किया है? जाबाली ऋषि ने। पूर्व जन्म की कथा देखते हैं। पूर्वार्ध की कथा क्या है? उज्जैनी के राजा तारापीड और रानी विलासवती को तपस्या से उज्जैनी के राजा तारापीड और रानी विलासवती को तपस्या से चंद्रापीड नामक पुत्र प्राप्त हुआ। राजा के सुयोग मंत्री कौन है? सुकनास के वैशंपायन नामक पुत्र हुआ। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों की शिक्षा गुरुकुल में हुई। दोनों विधाओं में पारंगत हो गए। फिर क्या हुआ? युवराज पद पर अभिषेक के समय मंत्री सुकनास ने चंद्रापीड को अत्यंत सारगर्भित उपदेश दिया। उसी समय चंद्रापीड को इंद्रायुध नामक घोड़ा और पत्रलेखा नामक दासी भी मिली। ये देखिए, इंद्रायुध नामक घोड़ा और पत्रलेखा नामक दासी भी मिली। चंद्रापीड और वैशंपायन दिग्विजय का मतलब है दिशाओं में विजय, चारों दिशाओं में विजय प्राप्त करने के लिए निकल पड़े। चंद्रापीड और वैशंपायन
किन्नर युगल का पीछा करते हुए इंद्रायुध पर सवार, इंद्रायुध कौन है? घोड़े का नाम है। सवार चंद्रापीठ अच्छोद सरोवर पर पहुंचा। कौन पहुंचा? चंद्रापीठ। कहाँ? अच्छोद सरोवर पर पहुंचे। वहाँ एक युवा तपस्विनी महाश्वेता से उनका परिचय हुआ। वहाँ पर अच्छोद सरोवर पर एक युवा तपस्विनी महाश्वेता से उसका परिचय हुआ। महाश्वेता ने आत्मकथा वर्णन करते हुए बताया कि पुंडरीक नामक एक ऋषि कुमार से उसका प्रेम हो गया था। पुंडरीक नामक एक ऋषि कुमार से उसका प्रेम हो गया था, परंतु मिलने से पूर्व ही पुंडरीक काम पीड़ा से दिवंगत हो गया। तब से वह इस काम पीड़ा से क्या हो गया? दिवंगत हो गया, मर गया। तब से वह इस अच्छोद सरोवर पर तपस्विनी का जीवन व्यतीत कर रही है। तब से पति मर गया तो अब पत्नी कहाँ जाएगी? वहीं पर तपस्या करने लगी। हालांकि आजकल ऐसा नहीं होता है, निकल जाती है, देख ही रहे हैं। गए हिमाचल और वहाँ फेंक दिया। तो पहले होता था, अब नहीं होता है। तत्पश्चात महाश्वेता अपनी सखी कादम्बरी से मिलाने के लिए चंद्रापीठ को ले जाती है। तपस्विनी का तब से वह अच्छोद सरोवर पर कौन? महाश्वेता तपस्विनी का जीवन व्यतीत कर रही थी। तत्पश्चात महाश्वेता अपनी सखी कादम्बरी से मिलाने के लिए, कादम्बरी कौन है? महाश्वेता की सखी हैं, और मिलाने के लिए चंद्रापीठ को ले जाती हैं। कादम्बरी ने भी कौमार्य व्रत धारण किया हुआ था। प्रथम मिलन में ही चंद्रापीठ और कादम्बरी परस्पर अनुरक्त हो जाते हैं। इसी समय पिता के बुलाने पर चंद्रापीठ उज्जैनी लौटता है। पिता ने बुला लिया तो चंद्रापीठ जो है उज्जैनी लौट आते हैं और सेना सहित वैशंपायन को बाद में आने के लिए छोड़ देता है। वैशंपायन को सेना सहित छोड़ देते हैं कि बाद में आना तुम, हम जा रहे हैं। उत्तरार्ध की कथा क्या है? बहुत समय तक वैशंपायन के न लौटने पर चिंतित चंद्रापीठ उसकी खोज में अच्छोद सरोवर पहुंचा। चंद्रापीठ तो चले गए थे अपने जो सेना सहित इनको वैशंपायन को छोड़कर। जब बहुत लंबे समय तक नहीं आए तो वापस चंद्रापीठ फिर आए कि कहाँ रह गए। अच्छोद सरोवर पहुँचते हैं। वहाँ महाश्वेता ने बताया कि वैशंपायन मुझ पर आसक्त हो गया था। वैशंपायन मुझ पर आसक्त हो गया था, अतः मैंने उसे सुख यानी तोता होने का शाप दे दिया। पहले लोग शाप दे देते थे, हो भी जाता था, होता था, नहीं होता था, लेकिन आजकल देख रहे हैं किसी को कुछ कह दो तो कोई डरता तक नहीं है। अपने मित्र के दुख से चंद्रापीठ के भी प्राण निकल गए। ये पूछा जाता है कि किसके श्राप से वो वैशंपायन तोता बन गया था? तो महाश्वेता के। अपने मित्र के दुख से चंद्रापीठ के भी प्राण निकल गए। तभी कादम्बरी वहाँ आती है और प्रिय के वियोग में प्राण देना चाहती है। तभी आकाशवाणी उसे रोकती है और आश्वासन देती है कि शीघ्र ही तुम दोनों सखियों का अपने प्रेमी से पुनर्मिलन होगा। आकाशवाणी उसे रोकती है कि शीघ्र ही तुम दोनों सखियों का अपने अपने प्रेमियों से पुनर्मिलन होगा। ऋषि जाबाली से अपने पूर्व जन्म का विवरण सुनते ही सुख को महाश्वेता की स्मृति सताने लगी। तोते ने राजा शूद्रक से कहा कि मैं महाश्वेता से मिलने के लिए अधीर होकर उड़ पड़ा। इसी बीच इस चांडाल कन्या ने मुझे पकड़ लिया और आपके पास ले आई। तत्पश्चात चांडाल कन्या ने राजा को बताया कि मैं पुंडरीक इस जन्म में वैशंपायन की माता हूँ। तत्पश्चात चांडाल कन्या ने राजा को क्या बताया कि मैं पुंडरीक इस जन्म में जो वैशंपायन है उसकी माता हूँ।
आप भी पूर्व जन्म में चंद्रापीठ थे। यह सुनते ही राजा शूद्रक को कादम्बरी की तीव्र स्मृति हो उठी। राजा शूद्रक को कादम्बरी की तीव्र स्मृति हो उठी और वे प्राणहीन हो गए। बताइए, उधर चंद्रापीठ जीवित हो गए। क्या अभी तक चंद्रापीठ पड़े हुए थे? तोते की कथा समाप्त होने पर शाप का समय समाप्त हो गया था। तोते की कथा समाप्त होने पर शाप का समय समाप्त हो गया था। तोता भी पुंडरीक हो गया। इस प्रकार चंद्रापीठ, कादम्बरी और पुंडरीक महाश्वेता का पुनर्मिलन हो गया। इस प्रकार चंद्रापीठ कादम्बरी से और पुंडरीक का महाश्वेता से पुनर्मिलन हो गया। वे दोनों युगल अनेक वर्षों तक सुखमय जीवन व्यतीत करते रहे। कादम्बरी की भूमिका तथा हर्षचरित। कादम्बरी की भूमिका तथा हर्षचरित के प्रथम 2 उच्छ्वासों में बाणभट्ट अपने वंश के बारे में विस्तार से बताया। ये बात तो पहले भी आ चुकी है, लेकिन कादम्बरी की भूमिका में तथा हर्षचरित के प्रथम 2 उच्छ्वासों में, ध्यान रहे, हर्षचरित के तो 2 उच्छ्वासों के बारे में चर्चा हो चुकी है, परंतु कादम्बरी की भूमिका में भी बाणभट्ट अपने वंश के बारे में विस्तार से बताए हैं। बाणभट्ट या उनके ग्रंथों के बारे में उल्लेख करने वाले संस्कृत ग्रंथकारों में वामन, आनंदवर्धन, धनंजय, राजा भोज, रुय्यक और क्षेमेंद्र जी हैं। इन सब ने क्या किया है? अपने रचनाओं में इन सब विद्वानों ने बाणभट्ट के बारे में चर्चा करते हैं। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। इसी से संबंधित है जो आज हमने बाणभट्ट के बारे में पढ़ा है। कुछ पढ़ाई का स्तर ऐसा ही रहेगा ताकि कन्फ्यूजन न हो। कादम्बरी किसकी रचना है? कादम्बरी किसकी रचना है? बिल्कुल अभी आसान लग रहा है, बिल्कुल है भी, बाणभट्ट की है। हर्षचरित के रचनाकार कौन है? कादम्बरी किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की है। हर्षचरित के रचनाकार कौन है? बाणभट्ट हैं। हर्षचरित कितने उच्छ्वासों में विभक्त है? हर्षचरित कितने उच्छ्वासों में विभक्त है? तो 8 उच्छ्वासों में है, जिसमें प्रथम 2 उच्छ्वासों में उन्होंने अपने वंश के बाद अपने बारे में बताया है और अंत के 6 में अपने पूर्वजों के बारे में। बाणभट्ट की प्रथम कृति है। बाणभट्ट की प्रथम कृति कौन सी है? चौथा प्रश्न है, बाणभट्ट की प्रथम कृति हर्षचरित है। बाणभट्ट किस रीति के लेखक हैं? बाणभट्ट किस रीति के लेखक हैं? तो पांचाली रीति के लेखक हैं। पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। यही एक थोड़ा सा नया प्रश्न मिला है। बाणभट्ट ने कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग किया है? तो पांचाली रीति का प्रयोग किया है। 7वां प्रश्न है, बाणभट्ट ने भास के नाटकों की विशेषताओं का उल्लेख अपने किस ग्रंथ में किया है? बाणभट्ट ने भास के नाटकों की विशेषताओं का उल्लेख अपने किस ग्रंथ में किया है? हर्षचरितम में किया है। बाणभट्ट ने अपनी किस रचना में अपने वंश के बारे में विस्तार से बताया है? तो कादम्बरी की भूमिका में भी बताया है और हर्षचरित के प्रथम 2 उच्छ्वासों में भी बताया है, अर्थात ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। बाणभट्ट के संबंध में असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो मैचिंग के लिए ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इनके पिता का नाम चित्रभानु था। भर्तसु या भर्तसु ये गुरु थे। राज्य देवी माता थी। चित्रसेन और मित्रसेन दोनों भाई थे। यहाँ पर असुमेलित कोई नहीं है। ये प्रश्न थोड़ा सा करेक्शन करने लायक था, लेकिन इसमें यहाँ पर ऑल आर करेक्ट है, सभी सही है। आगे देखते हैं, बाणभट्ट की अधूरी कृति कौन सी है? बाणभट्ट की अधूरी कृति कौन सी है जिसे उनके पुत्र भूषण भट्ट ने पूरा किया? तो अभी कादम्बरी को बताते समय बताया गया कि प्रथम 2 भाग जो है
बाणभट्ट ने स्वयं लिखा, उत्तर भाग उनके पुत्र ने लिखा है। तो कौन सी रचना है? कादम्बरी है। बाणभट्ट को वैश्यवाणी कवि चक्रवर्ती की उपाधि से किसने विभूषित किया? अब देखिए यहाँ पर बाणभट्ट को वैश्यवाणी कवि चक्रवर्ती की उपाधि से किसने विभूषित किया? अभी आज ही हम पढ़े हैं, तो बिल्कुल अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। श्री हर्ष ने किया था। बाणभट्ट की किस रचना में चंद्रापीड़ और वैशंपायन की 3 जन्मों की कथा है? बाणभट्ट की किस रचना में चंद्रापीड़ और वैशंपायन की 3 जन्मों की कथा है? जब ये कादम्बीर नहीं कादम्बरी है। यही सब चीज़ें करेक्ट करवानी थी, लेकिन परीक्षा को देखते हुए हमने कहा इसको पूरा करवाते हैं। तो कादम्बरी है, और जब पेपर में आएगा तो वहाँ पर हर्षचरित और कादम्बरी में कन्फ्यूजन होना लाजमी है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प की सभी रचनाएं बाणभट्ट द्वारा प्रणीत नहीं हैं? बाणभट्ट द्वारा प्रणीत नहीं है। कादम्बरी बाणभट्ट की है, सर्वचरित, शिवस्तुति, ये सभी इनकी हैं, बाणभट्ट की हैं। लेकिन इसकी रचनाएं छिंद प्रशस्ति, अर्णव वर्णन, शिवशक्ति सिद्ध, इनकी बाणभट्ट की रचनाएं नहीं हैं। बाणभट्ट की अंतिम रचना किसे माना जाता है? बाणभट्ट की अंतिम रचना कादम्बरी को माना जाता है। बाणभट्ट का समय माना जाता है। अब देखिए बाणभट्ट का जो समय है कौन सा है? 7वीं शताब्दी है। 15 ही प्रश्न बने हैं, कोई बहुत अच्छे प्रश्न नहीं थे, स्तरीय प्रश्न थे, लेकिन एक आध प्रश्न ऐसे हैं कि परीक्षा में पूछे जाएंगे तो कन्फ्यूजन हो सकता है। कल या जब भी संस्कृत पर क्लास होगी तो श्री हर्ष पर होगी। इनका समय 12वीं सदी है। आज के लिए साथियों इतना ही। कैसी लगी क्लास? पहली क्लास थी संस्कृत पर। अपने विचार ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको सही लगता है तो इसको कंटिन्यू रखेंगे, अन्यथा इसको यहीं पे रोक दिया जाएगा। तो जैसा हो आप लोग बता दीजिएगा, चाहे कमेंट कर दीजिएगा या फिर हमें आप टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें। आज के लिए साथियों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।